फ्लड्स हो रहे हैं पाकिस्तान में और आप अभी उनको कवर करने गए थे पंजाब में। इट्स वेरी बैड। अब जिस जगह पे फ्लड आया है हमारे पास, चिनाब में, सतलुज में और रावी में, कहाँ डैम बनाएंगे आप? लाहौर पे डैम बनाएंगे कि हर जगह पे सिर्फ पोस्टर्स, बैनर्स, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं मरियम नवाज साहिबा के। क्या एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड सिचुएशन है हमारे अफगानी भाइयों के साथ जो आज हो रही है पाकिस्तान में? अनरजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज हैं, हम उनको वापस भेजेंगे सबसे पहले। लेकिन एक आइसोलेटेड इवेंट की वजह से डू यू थिंक इट्स रीजनेबल टू सेंड बैक 1.2 मिलियन पीपल? क्या उनको पाकिस्तानी बुरे लगते हैं? आई हैव नेवर सीन समवन से दैट आई हेट पाकिस्तान। लड़का था 22-23 साल का, उसने मुझे पश्तो में जवाब दिया। इसने कहा कि हमने अफगानिस्तान में इस्लाम का नफाज कर लिया है, अब हमारा अगला मिशन पाकिस्तान में इस्लाम का नफाज करना है, अब मैं पाकिस्तान जहाद करने चाहूँगा। हम ये ओपीएम की ट्रेड या नार्को ट्रेड खत्म भी नहीं कर देते। नार्को जहाँ आता है ना, वहाँ बहुत पैसा होता है। When there is a lot of money, then there is corruption। जिन्ना गए थे, voted for Pakistan, stood with पाकिस्तान, उस बंदे को आपने सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट पे मार दिया कि उसने एक खातून के लिए वो खड़ा हुआ। जब तक आम बलूची इंसान को पाकिस्तानी रियासत का हिस्सा होने से, पाकिस्तानी होने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब तक वो आपके साइड पे नहीं आएगा। इट्स अबाउट चाइल्ड अब्यूज़ इन मदरसाज इन पाकिस्तान। मदरसों की ज़रूरत क्यों है और मदरसों में बच्चे क्यों पढ़ने जाते हैं? क्योंकि हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम फेल कर चुका है। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have our favorite guest Shazib bhai back on the podcast. अब आपको इंट्रोड्यूस भी क्या करना, आई एम श्योर हमारी जितनी ऑडियंस है कि एक आपका पॉडकास्ट उन्होंने देखा भी होगा। तो लेट्स जंप राइट इन। फ्लड्स हो रहे हैं पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ों की हम आज बात करेंगे, लेकिन फ्लड से शुरू करते हैं। फ्लड्स हो रहे हैं पाकिस्तान में और आप अभी उनको कवर करने गए थे पंजाब में। क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड? It's very bad, honestly. That's what I would say. It's super bad. I was there जब 2022 के floods, जो के बड़े floods आए थे in Sindh, but this time I think it's even worse than that. It's what we call a super flood. आपकी 3 बड़ी जो tributaries हैं, 3 बड़े जो river हैं, अब तो थोड़ा सा हालात बेहतर हुए हैं, लेकिन they were on extremely high flooding आज से एक हफ्ता पहले, एंड ऑल्टरनेटली सब पे ही फ्लड आ रहा था आपके पास, सतलुज में, रावी में, चिनाब में। और इसमें 2 ऐसे बड़े दरिया हैं जिसमें लोगों ने पानी ही नहीं देखा था काफ़ी अरसे से, सतलुज और रावी के अंदर, क्योंकि वो अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी देवर इंडिया के पास उनका पानी था, तो देवर डैम्स दैट वर बिल्ड, तो पानी आ ही नहीं रहा था। और कुछ, यानी कि अगर आप सतलुज की बात करें तो ये 88 के बाद फ्लड आया है, 88 के बाद इस लेवल पे फ्लड आया है। तो द सिचुएशन इज़ सुपर बैड। आई वेंट टू कसूर एक्चुअली, और कसूर में समथिंग दैट वाज वेरी स्पेसिफिक टू कसूर वाज द फैक्ट कि जिन जगहों पे कसूर में फ्लड आया है, दीज वर द एरियाज जिनको अभी हमने मई में एवैक्यूएट कराया था बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, बॉर्डरिंग रीजन, इन इलाकों को। और अब देखें, अब उनको आफ्टर लाइक 3-4 months दे हैव टू अगेन एवैक्यूएट बिकॉज ऑफ दीज ह्यूज फ्लड्स। एंड ऑन ग्राउंड, one thing that strikes out to me was the fact ke how these people actually are still resilient on the fact ke ji abhi tak un logon mein ye उम्मीद थी कि we will be able to हम इससे गुजर जाएंगे और ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, हत्ता कि उनके घरों के अंदर 40-40, 50-50 फुट पानी आ चुका है। तो ये तो इट्स लाइक समथिंग दैट इट वाज शॉकिंग फॉर मी ऑनेस्टली। और शायद आपको क्या लग रहा है यार, हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, फोटो ऑप ज़्यादा हो रही है या एक्चुअली हम एट आर बेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑब्वियसली एक तो नेचुरल डिज़ास्टर है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता, कुछ इसमें हमारी पड़ोसियों की भी मसले मसाइल हैं, लेकिन हमारी हुकूमत इसको कुड दे हैव डेल्ट विद इट बेटर, या आपको लगता है कि यार नहीं अच्छा हैंडल किया है? Yeah. Okay, so it is a natural disaster. That's what we should, again, ये हो रहा है पाकिस्तान में, and we are victims of climate change, big victims of climate change. But at the same time, ये चीज़ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं बहुत अरसे से। ये चीज़ ऐसे नहीं है कि एकदम ही हो गई है। हमने 2022 में फ्लड्स देखे, 2023 में फिर से फ्लड्स तो नहीं थे, लेकिन इंडिया ने वाटर रिलीज़ किया था सतलुज के अंदर, फिर इन इलाकों में फ्लडिंग हुई थी। अब 2025 में फिर से हुआ है। देयर नीड्स टू बी अ सर्टन काइंड ऑफ स्ट्रेटजी दैट नीड्स टू बी बिल्ट। वी कैन नॉट जस्ट बी रिएक्शनरी। हम जो ये इस वक्त देख रहे हैं, जो गवर्नमेंट है वो रिएक्शनरी है फ्लड्स के ऊपर। वो रिएक्शन को करती है, इवैक्यूएट करा लो, बंद तोड़ दो, हेड्स को बचा लो, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को बचा लो, खेतों में पानी भेज दो, आबादियों को बचा लो। दैट्स व्हाट द स्ट्रेटजी इज। दिस स्ट्रेटजी
was there in 80s as well, 90s as well. It should have changed by now. Then there should have been something कि कुछ हद तक हम किसी तरह से कोई resilience पैदा करते. One of them could have been अपने heads में, जहाँ पे हमने पानी जहाँ से गुजारना होता है, बड़े heads जो हैं हमारे water heads, वहाँ पे हमें उनकी capacity बढ़ाने की ज़रूरत थी बेसिकली. वो उस पर कोई काम नहीं किया गया. अपने जो हमारे एम्बैंकमेंट्स हैं, जो बंद जिसे कहते हैं, बंद को बड़ा करने की ज़रूरत थी, उनको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत थी, उस पर कोई काम नहीं किया गया. और हम अगेन वही देख रहे हैं ऑन ग्राउंड. जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि पॉलिटिशियंस की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो चीज़ें की जाती हैं, जिससे मुझे दुख होता है पर्सनली बीइंग ऑन ग्राउंड. एंड जब मैं चीज़ों को देखता हूँ किस तरह चीज़ों को मार्केट करने की कोशिश की जाती है कि ये आपको सपोर्ट दी जा रही है, एड दी जा रही है. हुकूमत तक कहाँ एड देना है? ये मरीम नवाज की तरफ से दी जा रही है, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, डीसी साहब की तरफ से दी जा रही है. दीज आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड ऑन लोकल ग्राउंड. दैट शुडंट बी. क्योंकि डीसी साहब या चीफ मिनिस्टर साहिबा या गवर्नमेंट वहाँ पे इसलिए है ताकि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके. इनकी जॉब है, ये उनकी राइट है, उनका राइट है इन लोगों का कि इन लोगों को एक डिज़ास्टर की सिचुएशन में इनको प्रोटेक्ट किया जाए. कहीं पे दुनिया में हमने और नहीं देखा कि तस्वीरें लगाई गई हूँ. मैं झंग गया था एंड आई वाज एब्सोल्युटली, मुझे शॉक हुआ था इस चीज़ से कि हर जगह पे मुझे तो ऐसे फील हो रहा था ऑनेस्टली कि मैं किसी कॉन्सर्ट हॉल में जा रहा हूँ कि हर जगह पे सिर्फ पोस्टर्स, बैनर्स, बड़े बड़े पैनाफ्लेक्सेस लगे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी के, मरीम नवाज साहिबा के. वो इट डजंट लुक लाइक इट्स एड और इट्स हेल्प. इट लुक्स लाइक मोर लाइक अ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर दिस पॉलिटिशियंस. और शायद से ऑन ग्राउंड जो आप लोगों से बात कर रहे थे, जो अफेक्टीज हैं फ्लड्स के, क्या उन्हें वो पोस्टर्स और पैनाफ्लेक्सेस से मरीम नवाज की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी या PMLN की पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, या उनकी क्या फीलिंग्स थी इन चीज़ों के लिए? Honestly, I think that this has been counterproductive. Every person that I have met there and have talked to there, they have been super critical of the government. Super critical. And that's one point they actually keep within themselves is कि ये देखो जी, यहाँ तो पोस्टर लगाए हुए हैं, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है. यहाँ तो बैनर लगे हुए हैं, हमारे लिए तो कुछ नहीं है. कमिश्नर साहब आ जाते हैं, ये साहिब आ जाती हैं, पॉलिटिशियन डिफरेंट जो भी लोकल पॉलिटिशियन है वो आ जाते हैं. वो आते हैं, हमें 2 बिरयानी को प्लेटें देकर चले जाते हैं. इससे कुछ भी रिकन्स्ट्रक्शन का हमें कोई वादे नहीं किए गए, हमसे कोई और बात नहीं की गई. हमारे सबसे बड़ा मसला लोगों का था कि हमारे जो लाइफ स्टॉक है उसके लिए कुछ नहीं दिया गया. अब सोचिए ना कि ये लोग वो हैं जो कि बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर, उनकी जो सर्वाइवल होता है वो लाइफ स्टॉक पे होता है. जो आप खेती बाड़ी या जो क्रॉप करते हैं, ये तो आपको साल में एक दफ़ा पैसे आते हैं, लेकिन आपका घर जो चूल्हा जलेगा वो लाइफ स्टॉक के पैसे जलेगा. लाइफ स्टॉक को ये लोग कैसे फीड करते हैं? बेसिकली खुद ही उनका चारा उगाते हैं, उसी को काटते हैं, उसी को खिलाते हैं. अब हर जगह फ्लड आ गया, आपके पूरे के पूरे चारे जो हैं वो बह गए हैं. अब यहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है बेसिकली, जहाँ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए. अब वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करने के लिए लोगों को 3-3 दिन लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ चारा लेने के लिए, विच इज़ सुपर सैड. और दूसरी जगह पे एक और जो हमारे यहाँ जो मुझे समझ आई है बात कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह काम करती है, दे वर्क फॉर देयर ओन कन्वीनियंस रादर देन द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल. हम वो कहते हैं जी हमने स्कूलों में कैंप लगा दिए, लोग आए स्कूलों में आके हमारे कैंपों में रहे. जहाँ पे उनकी ज़मीनें हैं, जहाँ पे उन लोगों के घर करीब हैं, कैंप वहाँ लगाने की ज़रूरत है. आई हैव सीन सो मैनी एम्प्टी कैंप्स अक्रॉस पंजाब जहाँ पे टेंट लगाए गए. तो वो कैंप्स वहाँ पे क्यों नहीं लगाए गए जहाँ लोगों को ज़रूरत है? क्योंकि अगेन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स ऑन इन देयर ओन कन्वीनियंस. जहाँ पे उनको अपनी कन्वीनियंस है वहाँ जाके वो काम करेंगे. कन्वीनियंस ये है कि स्कूल में लगा दो. कन्वीनियंस ये नहीं है कि जहाँ पे बंद पे ये लोग बैठे हैं हम कैंप वहाँ तक लेके जाएं, मेडिकल कैंप हम वहाँ लगाएं, चारा इनको हम वहाँ पहुँचाएं. जहाँ पे ये लोग और बंदों पे ये लोग क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि लोगों को ये खौफ है कि जब फ्लड आ चुका हुआ है, ये लोग तो वो इलाका छोड़ के बाहर आ गए हैं. अब रात को शाम को लोग आते हैं कश्तियों के ऊपर और चीज़ों के ऊपर, घरों में जाते हैं, डकैतियाँ करते हैं, सामान निकालते हैं. सब कुछ तो नहीं निकाल पाए. और नॉर्मली जो गाँव होते हैं वो थोड़ी सी ऊंची जगह पे होते हैं, इर्द गिर्द पानी आ जाता है. गाँव के अंदर उस तरह पानी नहीं आता है, कुछ आबादी बच जाती है. अब वो लोग वहाँ से छोड़ के आ गए हैं अपने जानवर निकालने के लिए या अपनी जान बचाने के लिए कि पानी बढ़ेगा तो कहीं हम ना डूब जाएं. तो लेकिन वो बंदों पे बैठ जाते हैं आके जो ऊंचे होते हैं, ताकि वो अपने घरों की रखवाली कर सकें, चीज़ें देख सकें. अब आपके लिए बेहतर ये है कि कैंप उनके बंद पे लगाओ, कि इसलिए कि उनसे उधर से 3 किलोमीटर दूर एक स्कूल में लगाओ. लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगेन, कहीं पे भी आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या गवर्नमेंट हो, दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट दैट दे वर्किंग अपनी कन्वीनियंस के लिए ज़्यादा रादर देन लोगों की कन्वीनियंस के लिए. और ये डिफरेंट है उस चीज़ से जो मैंने 23 में सिंध के सैलाब में देखा था. सिंध में इट वॉज डिफरेंट.
हम जितनी मर्जी बात करेंगे सिंध में गवर्नमेंट की कि जी पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी इटसेल्फ इज़ वेरी करप्ट या फिर जिस तरह भी है, लेकिन they were very different in 2022, sorry 23, 2022 they was very different. क्या डिफरेंस था ऑन ग्राउंड? सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने इस तरह की मार्केटिंग कैंपेन कहीं नहीं देखी थी सिंध के अंदर, कि बिलावल जा रहा है, उसके पोस्टर लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं कि ये बिलावल की तरफ से खाना आ रहा है, या फिर ये सिंध गवर्नमेंट की तरफ से चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की तरफ से आ रहा है. इट वाज नॉट लाइक दैट. उन्होंने बहुत बड़े बड़े कैंप्स बनाए, बहुत बड़े बड़े शहर डूबे वहाँ पे सिंध में. जब सैलाब आया दादू के साथ KN शाह का पूरा शहर डूब गया था. उन्होंने वहाँ से लोगों को निकाला, कैंप्स में शिफ्ट किया, कैंप्स में वहाँ पे खाना दिया, चीज़ें दी, लेकिन कहीं पे मैंने पीपल पार्टी का एक पोस्टर नहीं देखा. नॉट लाइक अ सिंगल पोस्टर या फिर उनका कोई झंडा या कोई और चीज़. वहाँ पे जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही थी वो फॉर लोगों के लिए काम कर रही थी, वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए काम नहीं कर रही थी वहाँ पे. तो ये बहुत एक बड़ा मेजर फ़र्क जो मैंने सिंध में देखा था 3 years ago और आज जो हम पंजाब में देख रहे हैं उसमें. एंड टू योर अंडरस्टैंडिंग कितना इसमें हमारी जो पड़ोसी भाई हैं और उनका पानी खोलना बंद करना कितना एक फैक्टर इन करता है? मतलब हमने उस जंग को, ठीक है क्लाइमेट चेंज वैसे भी हमारा एक मसला है पाकिस्तान में, फ्लड्स अर्थक्वेक्स ये सारी चीज़ें होती हैं, और अभी वाकई एक इंडस वाटर ट्रीटी ब्रेक तो हुई है, लेकिन ये क्या एक लैक ऑफ प्लानिंग भी थी इन द लास्ट 40 years ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट, या इज इट सिंपली डाउन टू, क्योंकि जो मुझे समझ आई थी जब जंग हो रही थी कि उन्होंने कहते यार ये पानी के अगर वो मतलब इंडस वाटर ट्रीटी ब्रेक करते भी हैं तो कुछ साल लगेंगे उसका इम्पैक्ट आते हुए. अब मुझे आप बता रहे हो 3 महीने बाद इम्पैक्ट आना शुरू हो गया, तो विच स्टोरी इज इट, बिकॉज आई डोंट नो. अच्छा, what I've been able to understand talking to a lot of experts working on the floods is that practically even if Indus Water Treaty was अभी तक फॉलो हो रही होती, it wasn't suspended by India, तब भी there wouldn't have been a major impact. These are historical rains that have happened, especially in northern India, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, उत्तराखंड का रीजन है, पंजाब का रीजन है इंडिया का, और वो ऊपर हैं, हम नीचे हैं. जब भी बारिश होगी वहाँ पानी पहले आएगा, फिर वहाँ से पानी पाकिस्तान आएगा. पानी रोकने का कोई तरीका नहीं है, पानी ने बहना ही बहना है. जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो पानी बह के पाकिस्तान की तरफ से ही गुजर के जाएगा जो भी है. अब लोग कहते हैं कि इंडिया ने अपने डैम क्यों खोले. 100% कैपेसिटी पे डैम है, वो खुलेगा ही खुलेगा, या वो खुलेगा या वो टूटेगा. डजंट मेक सेंस कि इंडिया उसको बंद रखता तो क्या होता, वो टूटता और ज़्यादा तबाही करता. वो तो फिर भी उन्होंने मैनेज करके खोल के पानी भेज दिया. और जब पानी वहाँ से आया है तो उसने हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तबाही वहाँ पे भी मचाई है. इंडियन पंजाब में भी बहुत तबाही हुई है पाकिस्तान में एंटर होने से पहले. तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने जी जंग कर दी और जी पानी की जंग हो गई. ये कहने के लिए बातें, यानी सुनने के लिए, पब्लिक नैरेटिव के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप सीरियस बात करें तो ऐसा मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स नॉट कि इंडिया ने जानबूझ के पानी छोड़ा है. कुछ इस पर क्या इम्पैक्ट आ सकता था? इम्पैक्ट ये आ सकता था, अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी एक रेगुलर वाटर डाटा जो था, हाइड्रोलॉजिकल डाटा जो था, वो शेयर हो रहा होता. हमें थोड़ा सा अंदाज़ा बेहतर होता कि कहाँ पे क्या चीज़ें भर चुकी हैं, कहाँ से पानी कहाँ से, हम उसका अंदाज़ा ज़्यादा बेहतर लगा सकते थे. लेकिन फिर भी हम फिर भी वैसे भी वो अंदाज़ा लगा सकते हैं विद सैटेलाइट्स नाउ. अगर आप NDMA के पूरे सेटअप चेक करें तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू चेक कि कहाँ पे कितनी बारिश हुई, क्या हो रहा है, कौन से डैम किस लेवल पे खड़े हुए हैं, क्योंकि वो डाटा इंटरनली इंडिया वैसे भी शेयर कर ही रहा होता है. वो हमारे साथ थ्रू द कमीशन शेयर नहीं किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने फिर भी, चलो कुछ लेट कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर भी थ्रू आर हाई कमीशन, उन्होंने उसका फॉर्मेट फॉलो नहीं किया वाटर ट्रीटी का, लेकिन थ्रू आर हाई कमीशन उन्होंने हमें इंटीमेट कर दिया था कि हम पानी छोड़ रहे हैं, इतना पानी छोड़ रहे हैं. थोड़ा लेट किया, लेकिन प्रैक्टिकली इट वुडंट हैव बीन डिफरेंट. मतलब what I'm trying to also understand is कि what happens the next time, 2 साल बाद जब वापस बारिशें ज़्यादा होंगी, हमने कोई मेजर्स आपकी नॉलेज में हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ले रही है, नॉट विथ द इंडस वाटर ट्रीटी, वो तो चलो साइड नोट ना, विथ व्हाट कैन वी डू टू मेक श्योर कि यार फ्लड्स कंटिन्यूसली ना आते रहें, बिकॉज इससे ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इफेक्ट होता है, इकोनॉमी इफेक्ट होती है, बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं. सो अगेन वही बात है जो आई टोल्ड यू बिफोर कि वी नीड टू increase our capacity, we need to end encroachments on our rivers, we need to work on our river beds,
उनको चौड़ा करने की ज़रूरत है, उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। सबसे मेजरली हम फ्लड कब करते हैं? आप देखें ना, बेसिकली फ्लड हम तब करते हैं कि जब हम अपने हेड्स को बचाते हैं। हेड्स जो है बैराजेस, यानी कि हेड्स का मतलब बैराजेस है। हम अपने बैराजेस को बचाते हैं। बैराजेस को बचाना क्यों ज़रूरी है? बैराजेस को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि बैराजेस जब तक अगर बैराजेस होंगे तभी वाटर मैनेजमेंट की जा सकती है। तभी आप ये कर सकते हैं कि जी आधा पानी इस नहर को निकाल दो, आधा पानी इस नहर को निकाल दो, पानी यहाँ से इतना गुजार दो। दैट्स व्हाट बैराज डज ऑन लाइक प्रैक्टिकली। तो बैराजेस बचाना बहुत ज़रूरी है कि अगर नहीं वो टूट जाएंगे तो फिर पानी बिखर जाएगा, फैल जाएगा। तो हम उनको बचाने के लिए बेसिकली बंद तोड़ते हैं और पानी को आबादियों में डालते हैं या फिर ज़मीनी इलाकों में डालते हैं ताकि हम बड़ी डिस्ट्रक्शन से शहरों को बचा सकें और चीज़ों को बचा सकें। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि अपने बैराजेस की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रॉन्ग किया जाए, बेड्स में से इंक्रोचमेंट्स को निकाला जाए, बेड्स को रेगुलरली क्लीन किया जाए। जब हमारा वाटर फ्लो सर्दियों में कम होता है तो उसमें उसको क्लीन करने की कोशिश की जाए। यही सोल्यूशन है। दुनिया ने इसी सोल्यूशन को फॉलो किया है। चाइना में भी बहुत फ्लड्स आते थे, दे हैव बीन एबल टू काउंटर दैट। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ मसला ये है कि हर सियासी पार्टी, हर लीडर, हर बंदा जो है वो एक्सपर्ट बन के ये कहता है कि जी डैम बना दो। अब प्रैक्टिकली आप देखें तो अब जिस जगह पे फ्लड आया है हमारे पास, चिनाब में, सतलुज में और रावी में, कहाँ डैम बनाएंगे आप? लाहौर पे डैम बनाएंगे? डैम तो बनता है पहाड़ों में। डैम बन सकता है, चलो हम कहते हैं इंडस पे डैम बन रहे हैं, बन सकते हैं वहाँ पे इंडस में डैम। और दूसरी बात, इंडस में तो फ्लड ही नहीं आया। तो अब कालाबाग में कहाँ लोग कहते हैं कालाबाग डैम बनना चाहिए? वो तो कालाबाग का डैम क्या करता? और दूसरी बात, डैम वैसे भी फ्लड्स को नहीं रोकते, वो डिले कर लेते हैं और वो ज्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं। जब पानी आप रोक के रखोगे, जब आप एक दफा छोड़ोगे वो मोर प्रेशर जाएगा। तो दे आर नॉट अ सोल्यूशन टू फ्लड्स ऑनेस्टली। इवन इफ समवन थिंक्स दे आर, इन दरियाओं पे तो नहीं बन सकते। बिल्कुल, जो हमारे दरिया इन पे तो नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि हमारे पास तो सारे जो ये 3 मेजर दरिया हैं ये तो आते ही प्लेन्स में। अब प्लेन्स में तो या फिर आप बहुत बड़ा गड़ा खोद के डैम बनाएंगे, कोई साइंटिफिक इजाद ही करेंगे हम डैम बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ तो नहीं। एग्रीड। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ फ्लड्स तो चलें, आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़। फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं फॉर अ सेकंड, फॉर लिटिल चेंज ऑफ टॉपिक। फ्लड से सीधा फॉरेन पॉलिसी। हाँ, सीधा फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि देखिए डोमेस्टिक तो नहीं हो रही, आओ फॉरेन पॉलिसी खेलते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान हमारा फेवरेट टॉपिक आपके साथ हमेशा। एक कोल्ड वॉर सी शुरू हो रही है अभी। आप मुझे ऑफ एयर भी एक स्टोरी सुना रहे थे ऑफ अफगान्स दैट आर बीइंग टोल्ड टू लीव पाकिस्तान। पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं क्या एग्जैक्टली ऑन ग्राउंड सिचुएशन है हमारे अफगानी भाइयों के साथ जो आज हो रही है पाकिस्तान में, और क्या ये कोल्ड वॉर का कुछ ये किधर जा रही है? क्योंकि अब तो मुझे समझ नहीं आ रही। चले दूसरे पड़ोसी जिनके हमने अभी इन डिटेल बात की, इंडस वाटर ट्रीटी की, वो तो चलो एक पुरानी दुश्मनी है। ये तो अब ऐसा लगता जा रहा है कि ऑन द अदर साइड ऑफ पाकिस्तान एक नई दुश्मनी अब वेल एंड ट्रूली बनती जा रही है, जो हम फॉर सम रीज़न उसको कंट्रोल नहीं कर जाए। वी ऑल थॉट कि यार एक मोमेंटरी लैप्स है एक हुकूमत का विद दी तालिबान इन अफगानिस्तान, लेकिन इट सीम्स मोर एंड मोर कि नहीं, ऐसा नहीं है, और एक फॉरेन पॉलिसी रिफ्ट आना शुरू हो गई है। तो क्या वॉक मी थ्रू व्हाट्स गोइंग ऑन। अच्छा, on ground, what's happening with the Afghan refugees in Pakistan, for me, it's super sad. I have been covering that for the past 2 years. September 2023 में हमने शुरू किया था to actually send back Afghan refugees. उस ज़माने में जो पहला फेस स्टार्ट किया गया था वो ये था कि जी जो अनरजिस्टर्ड अफगान रेफ्यूजीज़ हैं हम उनको वापस भेजेंगे सबसे पहले। काइंड ऑफ मेक सेंस। दुनिया में ये अनरजिस्टर्ड रेफ्यूजी या अजाइलम सीकर या फिर कोई भी जिनको एलियंस कहते हैं दुनिया में, उनको कोई नहीं रखता। दे ऑल, सब ममालिक का यही है कि उनको वापस भेजा जाए। कुछ जगह से मेरे हिसाब से उसको बेहतर किया जा सकता था, कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस खोले जाते, कुछ किया जाता, उन लोगों को भी रजिस्टर कर लिया जाता, लेकिन चलो दैट मेक सेंस। उसके बाद now what's happening is that there are Afghans who live in Pakistan on 2 different registration processes, which is Afghan Citizenship Card, which is ACC, and then there is POR, Proof of Registration Card. 2 cards हैं। इन दोनों cards के अंदर जो भी दिए गए हैं, इनके अंदर इन सबको properly register किया गया था in Pakistan as Afghan refugees. They were actually given the right to live, to buy here, and to send their children to school, to open a bank account even, और अपना कारोबार को मेन स्ट्रीम करें और इस सिस्टम में लेके आएँ, इसलिए इन लोगों को रजिस्टर किया गया था।
ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर द वंस हु केम इन 1980s, ठीक है, 80s, जो कि रशियन जंग चल रही थी। अब उस वक्त अगेन मैं फिर वापस हिस्ट्री में चल जाता हूँ उन चीज़ों की, लेकिन आप देखें उस वक्त आपने इनको क्यों बुलाया था? आपने इनको इसलिए बुलाया था क्योंकि अफगानिस्तान में रशिया की जंग चल रही थी, और आपने इनको कहा कि आ जाओ, हमारे पास आओ, यहाँ पे आके हमारी ज़मीनें बात करो, और हम तुम्हें यहाँ पे अपना रेफ्यूज देंगे। और उसके पीछे मोटिव क्या था? मोटिव ये था ताकि इनको यहाँ बुला के ट्रेन किया जाए, और ट्रेन करके इनको वापस अफगानिस्तान भेजा जाए रशिया के खिलाफ जहाद करने के लिए। और वो मोटिव तब अमेरिका भी सपोर्ट करता था और हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट करती थी कि फैमिलीज यहाँ रखेंगे, यहाँ से हम इनको ट्रेन करेंगे, और ये मुजाहिद बन के वापस जाके वहाँ पे हम रशियन से खिलाफ जंग लड़ेंगे। अब वो वहाँ से आपने बुला लिया, उन लोगों को यहाँ सेटल कर लिया, 40 साल 3 जनरेशंस पैदा हो चुकी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कभी अफगानिस्तान वापस ही नहीं गए, वो उर्दू बोलते हैं। आर दे अ थ्रेट? मतलब हम उनको वापस इसलिए भेज रहे हैं कि उनके कोई लिंक्स हैं टीटीपी के साथ या कुछ इस तरह की? आपने जिहाद की बात की, चलें हमने अब ये तो हमारी गवर्नमेंट, खुद हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब भी मानते हैं कि ये तुम्हारी गलती हो गई ना, मान लें। ये जो करंट फैमिलीज हैं जिनको हम वापस भेजना चाह रहे हैं, ये एक फॉरेन पॉलिसी का प्रोसीजर है या एक थ्रेट है? बेसिकली हम तो कहते हैं कि थ्रेट है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है। जो पाकिस्तान की रियासत का ऑफिशियल स्टैंस ये है, वो ये है कि ये एक सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं इस बात को इस तरह नहीं देखता कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है। मैं इस तरह देखता हूँ कि ये एक पॉलिटिकल, ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल एक्शन है जो कि पाकिस्तान ले रहा है। क्योंकि हमेशा से हम एक बात करते आए हैं, पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 तरीके हैं अफगान, जो भी सिटिंग अफगान गवर्नमेंट काबुल में है उस पर प्रेशर डालने का। एक है बॉर्डर, ठीक है, कि हम बॉर्डर बंद करते हैं, अपने जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको हम क्लोज डाउन करते हैं, उसके ज़रिए क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है, लोग मिलते हैं, सब चीज़ें होती हैं, वो बंद कर दी जाए। दूसरी है अफगान ट्रांसिट ट्रेड, जो कि अफगानिस्तान की 50% ट्रेड जो है वो पाकिस्तान से जाती है, थ्रू पाकिस्तान जाती है, थ्रू कराची या इंडिया के थ्रू भी जो ट्रांसिट ट्रेड आती है, या फिर हमारी पोर्ट के जरिए, पोर्ट हमारा इस्तेमाल होता है, 54% के करीब है वो। तीसरा है अफगान रेफ्यूजीज, एंड दैट्स द बिगेस्ट वन। अफगान रेफ्यूजीज हु आर हियर, समथिंग अराउंड, कहते हैं कि 3 से 4 मिलियन है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड को डाल के, रजिस्टर्ड 1.2 मिलियन आई थिंक रजिस्टर्ड हैं इन टोटल। अब वो जो यहाँ पे सेटल्ड हैं, उन लोगों के यहाँ पे कारोबार है प्रॉपरली, वो मार्केट्स में हैं, कपड़े के काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कॉस्मेटिक के काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, होलसेल के काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये यहाँ से पैसे अर्न करते हैं, एंड देन दे सपोर्ट देयर पीपल बैक होम, जिस तरह हम दुबई में करते हैं, ठीक है, फॉरेन रेमिटेंस, वो वहाँ पे वापस पैसे भेजते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। मेजॉरिटी लोग यहाँ पे भी अपने घर बार सब कुछ बना के बैठे हुए हैं, ये नहीं कि वो सारा पैसा वापस भेज रहे हैं। मैं समझ गया, ठीक है। अब ये एक जो मुझे समझ आती है, वो ये सबसे ईजीएस्ट पॉलिटिकल मूव जो वो ये है कि इनको रेफ्यूजीज को वापस भेजो। इसमें कुछ हद तक देखें, ये तो है कि कहीं ना कहीं कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, जिस तरह वो जो दासू में चाइनीज़ पे अटैक हुआ था आई थिंक 2 साल पहले, उसमें कहीं ना कहीं इनके पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें थी वो उसकी जाके मिलती थी किसी रेफ्यूजी के साथ, या जो कि अफगान माइग्रेंट थे यहाँ पे उसके साथ। लेकिन एक आइसोलेटेड इवेंट की वजह से, डू यू थिंक इट्स रीजनेबल टू सेंड बैक 1.2 मिलियन पीपल? 1.2 मिलियन पीपल वो जो 40 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं, दे थिंक ऑफ देमसेल्व्स मोर अ पाकिस्तानी देन एन अफगान। ये भी मेरा सवाल था कि आप तो उनसे पर्सनली मिले हुए भी ना ऐसे लोगों से, क्या उनको पाकिस्तानी बुरे लगते हैं? क्या उनको पाकिस्तान की हुकूमत बुरी लगती है? ये वो अफगान नेशनल है जो एक थ्रेट इसलिए है क्योंकि उसको हमारी स्टेट या हमारे मुल्क से कोई इशू है, या ये बस एक प्रोपेगेंडा टूल है 1.2 मिलियन बंदों को निकालना एज अ वे टू प्रेशर द तालिबान बैक ऑन टू टर्म्स? मेरे हिसाब से तो ये इट्स अ प्रेशर टर्म एज वेल। दे डोंट थिंक ऑफ देम, दे डोंट हेट पाकिस्तान। I've traveled through Afghanistan, I've traveled through Pakistan, I've met a lot of Afghan refugees across the country. I've never seen someone say that I hate Pakistan. पाकिस्तान से वो नफरत करते हैं कुछ है, या पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। पाकिस्तानियों के साथ वो ऐसे ही चलते हैं। आप किसी भी अफगान आबादी में चले जाएं, वो कहते हैं हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। उनके रिलेशंस विद इन जो कम्युनिटी है, अगेन वो कौन रेफ्यूजीज यहाँ पे हैं, कौन रेफ्यूजीज यहाँ पे, मेजॉरिटी रेफ्यूजीज अफगान रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान में वो सारे पश्तून हैं। हमारे पास पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी हमारी पश्तून कौम हमारी है, वो सेम उनके रस्म व रवाज हैं, सेम उनकी ज़ुबान है, सेम उनके खाने हैं। तो कैसे अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? हाँ देखें जी, कौमियत हर इंसान में होती है, सब लोगों में होती है। अब जो लोग जाते हैं हमारे पाकिस्तानी अमेरिका या
यूके या फिर कहीं पे भी यूरोप में, वो अपने आप को कहते हैं कि जी उन कौमियत उनमें नहीं होती, वो प्लेज तो कर देते हैं अपनी लॉयल्टी टूवर्ड्स द ब्रिटिश क्राउन या फिर द अमेरिकन कंट्री, दिल में उनकी कौमियत होती है। अब वो उनको कहेंगे जी तुम अपने आप को पाकिस्तानी कहते हो तो तुम वापस जाओ, ठीक है, वहाँ पे उनको रजिस्टर भी कर लें, सब कुछ कर लें, और फिर 30 साल बाद उनको कहेंगे तुम चलो जी वापस जाओ, तुम्हारी 3 जनरेशन यहाँ पैदा हो गई हैं, अब तुम यहाँ से निकलो, ठीक है, क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो। और या फिर जब और भी कहीं पे टेररिस्ट अटैक होते हैं, चीज़ें होती हैं, कहीं ना कहीं जाके कड़ी मिलती है किसी मुल्क से, इस्लामी मुल्क से, तो उसका मतलब है कि वो सारे उस मुल्क के सारे माइग्रेंट्स को वापस भेज देंगे। हम अगेन वॉक मी थ्रू के प्लान क्या है? देखिए मुझे ना कभी कभार ऐसा लगता है कि जो अभी हम बात करते हैं इंडिस, जो वहाँ पे हमें लगता है ना कि हमें अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है, थोड़े पागल हैं, थोड़े फाइस्टी हैं और मिसकैलकुलेशन पे मिसकैलकुलेशन कर रहे हैं, या एटलीस्ट ये एक पाकिस्तानी फीलिंग है। वहाँ पे मुझे लगता है हम अफगानिस्तान के साथ ये कर रहे हैं, क्योंकि मुझे व्हाट्स द पॉइंट, हम उनको 1.2 मिलियन बंदा वापस भेज देंगे, फिर क्या होगा? यही सवाल है, होगा क्या, इससे निकलेगा क्या? मतलब इट्स अ प्रेशर गोल टैक्टिक क्या है? हाँ। देखिए ना, प्रेशर टैक्टिक तब तक प्रेशर टैक्टिक रहता है जब तक आप उसकी थ्रेट रखें। जब आप थ्रेट खत्म कर दें और उसको इंप्लीमेंट कर दें तब प्रेशर टैक्टिक तो खत्म हो गया। हाँ, फिर तो बेसिकली वो लोग वापस चले गए, अब और किसी से प्रेशराइज करेंगे आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे तो प्रेशराइज करेंगे नहीं, क्यों? आप उससे पैसा कमाते हैं, बहुत टैक्स, आप उससे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, पूरा बिजनेस आपका मुल्क में उस ट्रांजिट ट्रेड की वजह चल रहा है, आपके ट्रक चलते हैं, आप वहाँ से टैक्सेस लेते हैं, आप वहाँ से टोल टैक्सेस रोड पे लेते हैं, आप इतनी चीज़ें लेते हैं, फिर आप बॉर्डर्स बंद नहीं कर सकते अफगानिस्तान के साथ। क्यों नहीं कर सकते? लोकल पॉपुलेशन जितनी बैठी है वो सारी, उस एक ट्राइब जो है आधा इधर है आधा उधर है, वो लोकल पॉपुलेशन खड़ी हो जाती है, आप बॉर्डर किस तरह बंद करेंगे? ठीक है, उन लोगों को कैसे समझाएंगे? चलो ठीक है, जब छोटी मोटी स्कर्मिशेस होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो टाइम बीइंग के लिए बंद होता है, लेकिन बाद में आपको खोलना ही पड़ता है उसको। अगेन ट्रेड कैसे करेंगे आप? और दूसरी बात, आपकी एक्सेस, सीपैक क्या है? द आइडिया ऑफ सीपैक इज अ रूट दैट गिव्स पाकिस्तान कॉरिडोर एक्सेस टू सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया की एक्सेस आप किस तरह निकालेंगे? अफगानिस्तान के ऊपर से ब्रिज बनाएंगे? आपका पूरा का पूरा वेस्टर्न बॉर्डर अफगानिस्तान है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ आपने उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करने ही है ना। तो और यही मेरे और उसका तरीकाकार देखें, इस वक्त वी आर स्टक इन अ, ओके लेट्स कम बैक टू पाक अफगान रिलेशंस। ओके, सो इन पाक अफगान रिलेशंस अब हम कहाँ फंसे हुए हैं? हम फंसे हुए हैं टीटीपी के मसले के ऊपर अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। उसमें अब यहाँ पे अफगान गवर्नमेंट जो है वो गलत है, ये बात मानने वाली है। दे आर हार्बरिंग टीटीपी, और वो पाकिस्तान के साथ डबल गेम, वही जो कि हम किया करते थे एक ज़माने में, वो खेल रहे हैं कि जी हमारे पास तो कोई हमारे पास तो टीटीपी है ही नहीं, हमारे पास तो कोई प्रेजेंस नहीं है, ये तो पाकिस्तानी रेफ्यूजी हैं अफगानिस्तान में, ये आपके रेफ्यूजी हैं, इनको वापस ले जाएं। जो हम अमरीकियों को और फॉर्मर अफगान गवर्नमेंट को कहा करते थे कि हमारे पास तो तालिबान है ही नहीं, यहाँ तो ये अफगान रेफ्यूजी हैं, अगर चाहिए तो ले जाओ, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्वेटा शूरा या फिर हमारे ट्राइबल बेल्ट में बहुत बड़ी प्रेजेंस थी, अब वो हमारे साथ सेम। यार आपको याद है द फर्स्ट टाइम दैट वी डिड दिस पॉडकास्ट टुगेदर बैक 3 years back, दैट्स व्हेन आई टोल्ड यू दैट दिस इज गोइंग टू बैकफायर। पाकिस्तान सपोर्टिंग द तालिबान इज गोइंग टू बैकफायर। द रीजन बीइंग कि वो एक ही लोग हैं, वो एक ही तरह के लोग हैं, वो एक ही मेंटालिटी के लोग हैं, वो उनका एक ही विजन है। मैं जब 2021 में आफ्टर द फॉल, अक्टूबर में गया था, आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल, जब तालिबान केम इन, आई वेंट टू काबुल इन अक्टूबर 2021, और मैंने एक बंदे का इंटरव्यू किया, एक मुजाहिद, जिसको मुजाहिद कहते हैं, वो यानी कि फुट सोल्जर, जो कि एक नाके पे खड़ा हुआ था काबुल के। मैंने उससे पूछा कि यार अब चलो, यू हैव वन द वॉर, अब क्या करोगे तुम? व्हाट इज़ योर प्लान, व्हाट डू यू वांट टू डू, अब आपका आगे क्या मिशन है? उस बंदे, लड़का था 22-23 साल का, उसने मुझे पश्तो में जवाब दिया मेरे ट्रांसलेटर को, और वो ट्रांसलेटर का मुंह जो था ना, वो उसका रंग बदल गया। मैंने कहा क्या कहा है? उसने कहा यार कुछ नहीं। फिर मैंने 2-3 दफ़ा पूछा, उसने कहा यार, इसने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान में इस्लाम का नफाज कर लिया है, अब हमारा अगला मिशन पाकिस्तान में इस्लाम का नफाज करना है, तो मैं अपने आप को रजिस्टर कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान जहाद करने चाहूँगा। वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ था पहली दफ़ा कि ये क्या हुआ है। अब अगेन दीज आर फाइटर्स, इनका काम ही लड़ना है। अब इनके लिए अगला मिशन क्या है? पाकिस्तान। फर्स्टली ये एक बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात है। अब ऊपर करते हैं पॉलिटिकल बात। पॉलिटिकल बात ये है कि वाई वुड अफगानिस्तान या अफगान गवर्नमेंट जो है इनसे जो कि टीटीपी है, इससे फटा क्यों लेगी? 8 से 10 हज़ार फाइटर है कम अज़ कम, एक्टिव फाइटर, जो कि अफगानिस्तान के अंदर है।
अगर ये इनको पुश बैक करते हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये लोग इनसे लड़ पड़ेंगे, एक इंटरनल जंग शुरू हो जाएगी। अब 10,000 बंदा अगर आर्म्स वाला आपके खिलाफ लड़ना शुरू हो जाए तो आपके पास एक आग लग जाएगी, तो वो क्यों ये रिस्क लें? वो भी अभी स्टेबिलिटी उन्होंने अचीव की है, तो वो क्यों रिस्क लें? अब उनके पास एक और थ्रेट है, उसमें 2-4 चीज़ें बीच में डिस्कस की गई थी, जिसमें एक ये था कि इनको रीसेटल किया जाए। बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से ये था कि आप पाकिस्तानी बॉर्डर एरिया से निकालें इनको, और इनको उठा के किसी अपने नॉर्थ में या वेस्टर्न साइड पे इनको रीसेटल कर दें, कि ताकि हमारी तरफ से ये जो है ये मसला कम हो। अब ये तो होगी अफगानिस्तान की सिर्फ बात और अफगान गवर्नमेंट की सिर्फ बात। अब इसमें पाकिस्तान का किरदार की बात भी है ना, हमने किस तरह इनको मैनेज किया। आप देखें ना, एक पॉलिसी तो हमारी रही नहीं कभी। पहले हम कहते हैं कि हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन करना है, इनके खिलाफ जंग होनी चाहिए, ऑपरेशन होना चाहिए। हमने इनके खिलाफ ऑपरेशन किया, आपने पूरी की पूरी ट्राइबल बेल्ट को हमने तबाह कर दिया, ठीक है, इतने लोग, मिलियंस ऑफ लोग IDPs बने। 2014 में जब हमने ऑपरेशन, पहले 2006 से हम शुरू हुए इनके खिलाफ ऑपरेशन करने, ठीक है, 14 में हमने वो ज़रब किया, कामयाब हुआ। वी वर रियली एबल टू पुश बैक दीज पीपल इनटू द अफगान साइड। जब हमने पुश बैक कर दिया, फिर हमने एक पॉलिसी बनाई, जिस पॉलिसी का नाम था, वो हमेशा से थी, लेकिन हमने उसको फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, रादर देन कि जब हमने पुश बैक कर दिया था तब हम इन लोगों को बेसिकली हम कहते हैं कि यार हम वी आर डन विद द तालिबान पॉलिसी या गुड बैड फाइटर पॉलिसी। हमने फिर एक पॉलिसी फिर हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू की, गुड तालिबान बैड तालिबान। गुड हमने वापस बुला लिए कि वो रह सकते हैं यहाँ पे, बैड नहीं रहेंगे। उसमें गुड तालिबान में था वो हाफिज, क्या नाम है, गुलबुद्दीन ग्रुप, या जो अभी एक बड़ा मेजर गुड तालिबान, वो जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ थे। अब उसमें एक बड़ा मेजर ग्रुप था, मेरे जहन से वो नाम निकल रहा है, जो आज TTP का एक मेजर ग्रुप है। उस वक्त हम मुझे कहते थे ये तो गुड तालिबान है, उनको हमने अपने साथ मिलाया हुआ था, ठीक है। और आज वो जब हमसे बिफरे, आज वो TTP के साथ हैं, आज वो हमारे लोगों को मार रहे हैं, हमारे फौजियों को मार रहे हैं। फिर जब अफगान जंग अरूज पे पहुंची, अमेरिका निकल रहा था, हमने पूरी तरह से तालिबान को सपोर्ट किया, पूरी तरह से, ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि अगर ये ताकत में आ गए, ये आप आज तो हमारे हाथ में है और हम हमारी बात सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि हम इनको हमारी ज़रूरत है, लेकिन अगर जब इनको हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्या ये हमारी बात सुनेंगे? हमने कुछ सोचे बगैर एक इमोशनल, जो हमारे एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, हमारी रियासत के अंदर एक इमोशनल सेंटिमेंट एग्जिस्ट करता था और करता है, वो जो एक हैंगओवर है 1980s की जहाद का और रशिया को भगाने का, और वो एक हैंगओवर वो हमीद गुल साहब ने ग्लोरीफाई किया हुआ था, और वो था कि जी अब अमेरिका को भगाएंगे हम और सब कुछ। अमेरिका तो भाग गया, अब आपके पल्ले पड़ गए तालिबान। अब वो दे हैव बीन एबल टू कंसोलिडेट ऑल देयर पावर। अब आप उन पे कैसे प्रेशराइज करेंगे? वो तो अब आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। आपने इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन की कि जब तालिबान काबुल में गवर्नमेंट में आएंगे तो हमारे जो इतने भी TTP की मेजर लीडरशिप है वो उनको हमारे हवाले कर देंगे पकड़ के। उन्होंने जो अरेस्टेड थे बाय द फॉर्मर गवर्नमेंट, जो जेलों में थे, उनको भी छोड़ दिया कि तुम भी जाओ। और हमारी मिसकैलकुलेशन ये थी कि हम ये हमें पकड़ के देंगे उन लोगों को। और अब हम आज जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे हम आज खड़े हैं, आप देखें कि क्या हालात है हमारे पूरे ट्राइबल बेल्ट के अंदर, और किस तरह वाइड स्प्रेड हो चुका है ये मामला। कहाँ से आप नॉर्थ से शुरू करें, नॉर्थ वेस्ट से, बाजोड़ और ऊपर टॉप से लेके आप वजीरिस्तान से लेके आप लकी मरवत तक पहुँच चुके हैं तालिबान, जो पंजाब के बॉर्डर पे खड़े हैं। लकी मरवत का मतलब ये मियाँ वाली KP का बॉर्डर है, साउथ पंजाब का, ये वहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और हम अगेन मसला ये है कि हमारे यहाँ मीडिया से कवरेज नहीं करता, उस पर बात नहीं की जाती, इसलिए लोगों को रियलिटी अंदर पता नहीं है। मैं भी सोच रहा था कि आपने जो बात की है ना, लेकिन चले हमारी हुकूमत ने क्या क्या गलतियाँ की वो तो क्लियर है, लेकिन यूनिक इस तरह कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि अगर आप देखें ना तो तालिबान का एक मिशन है कि हमें मुसलमान बनाना है और तालिबानों को वो उसके अंदर लाना है, इस्लाम का निफाज करना है। हमारे पड़ोसी हैं जिनकी एक और हिंदुत्व ड्रीम है जिसका अपेरेंटली हम हिस्सा है, वहाँ से एक कॉरिडोर बनाना चाह रहे, वो भी हमें देखते इस तरह। अब यार मसला कुछ ज्योग्राफी का भी है कि हमारे आसपास भी लोग सारा हमें कोई पीछे पड़ गए यार, अगर मुसलमान बनाना है या, लेकिन टू दिस पॉइंट ऑफ ज्योग्राफी जो कॉरिडोर वाले भाई हैं हमारे चीन भाई, उन्हें ये बात रियलाइज़ नहीं होती कि अच्छा ठीक है यार CPEC हम बना रहे हैं ना, इसमें एक्चुअली आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट बलूचिस्तान एज़ वेल, लेकिन चले आते हैं उस पर।
अफगानिस्तान के साथ चाइना हैज़ डिसेंट रिलेशंस, पाकिस्तान के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशंस। कॉरिडोर उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है, दिस इज़ वाई दे केयर अबाउट अस एज वेल। तो उनके लिए ये आसान नहीं होना चाहिए कि आप बिठाओ दोनों को साथ और प्रेशराइज करो और किसी तरीके से, क्योंकि अ लॉट ऑफ दी प्रॉब्लम्स दैट हैव कम फ्रॉम द अफगान्स इवन विथ चाइना हैव बीन, मतलब एज इन चाइनीज़ चीज़ों पे ही भी वो अटैक कर रहे हैं। तो ये व्हाई इज इट नॉट मोर ऑफ अ चाइना प्रॉब्लम? अच्छा, चाइनीज़ के, अगर आप चाइनीज़ की सिर्फ बात करें ना, चाइनीज़ उस तरह नहीं है अमेरिकियों की तरह, दे डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इन थिंग्स इस तरह। वो उनका एक अपना रिलेशनशिप है विद अफगानिस्तान, विद द तालिबान, दैट दे हैव ट्राइड टू बिल्ड एंड दे हैव बीन एबल टू बिल्ड रियली वेल। और उसकी भी कुछ वजूहात हैं। उसकी बेसिक वजह मिनरल्स हैं, दे वांट मिनरल्स, अफगान मिनरल्स, जो कि वहाँ से निकलते हैं। लिथियम की बहुत बड़ी वहाँ पे माइंस हैं, और इस तरह के रेयर मिनरल्स की बहुत ज़्यादा माइंस हैं। और इट्स रियली, यू नो, इट्स समथिंग दैट द चाइनीज़ आर, यू नो, पुशिंग फॉर। और अब आप देखें तो अमेरिका भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है तालिबान से एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की। उसकी भी यही वजह है, बेसिकली मिनरल्स, ट्रांजैक्शनल है। हाँ, ट्रांजैक्शनल है। दूसरा जो हमारे हद तक चाइना की बात है, चाइना की इन्वॉल्वमेंट की बात है, चाइना ने रिसेंटली कोशिश की है, लेकिन ये मसला जो हल होगा चाइना हल नहीं कर सकता। अगेन, हमारा मसला क्या है? कोई और आके हमारे लिए मसला हल करे। हम क्यों नहीं अपना मसला खुद हल कर सकते? मसला अफगानिस्तान के साथ है, तालिबान के साथ है, हमारा है, हम क्यों नहीं खुद कुछ ऐसा सोच रहे कि हम इसको हल करें? अब मसला जहां पर तक पहुंच चुका है, इसका हल अब बंदूक में भी नहीं है। अब हमें सोचना है कि अब हमने इसके लिए आगे करना क्या है। उसका हल सिर्फ और सिर्फ इसी तरह है कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता निकाला जाए, जिससे कोई निगोशिएट किया जाए, कुछ चीज़ों को निगोशिएट किया जाए, और कोई इस तरह का रास्ता निकाला जाए जो कि बैठ के होगा। बंदूक से इसका हल नहीं निकल सकता। लेकिन अगर एक आइडियोलॉजिकल चीज़ है, अगर चीज़ ही जिस तरह मैंने अभी आपसे बात की ना, कि एक तो होता है फॉरेन पॉलिसी डिस्प्यूट, आपने ये किया, आपने वो किया। अभी जो रीसेंट जंग भी हुई है उसमें आपको रियलाइज़ हो रहा था एटलीस्ट फ्रॉम देयर साइड एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी है। ये पहले ऐसे फील नहीं होता था, अगर थी तो हमारे साइड से थी इफ एनीथिंग। अफगान्स में भी इफ़ इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, क्या टर्म्स होंगे, वो तो हमारी गवर्नमेंट पे लाना था कि हम फिगर आउट ना करवाएं। लेकिन अगर एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट है कि नहीं हमने नहीं तालिबान रूल के अंडर आना, एंड नहीं आना, वो तो दैट्स अ सेपरेट थिंग। आना नहीं आना एक सेपरेट थिंग चीज़ है। निगोशिएशन एक और चीज़ पे हो सकती है, बहुत चीज़ों पे हो सकती है। सेटलमेंट पे, कहाँ सेटलमेंट की जाए, क्या सेटलमेंट की जाए, किस तरह चीज़ें की जाएं। अगेन वही मसला है ना कि हमारे पास कोई अभी तक एक सिंगल पॉलिसी ऐसी नहीं रही जो कि हमने लेके चले हों। 3-4 साल हुए हैं, 5 साल, 21 में आए थे, 5 साल, 4 साल अब कंप्लीट हुए हैं। 4 साल में आप देखें कितनी पॉलिसीज चेंज हुई हैं। इमरान खान साहब थे, और वो उनके साथ जनरल फैज़ साहब थे। उनकी पॉलिसी थी कि इनसे निगोशिएट करो, इनके साथ सीज़ फायर करो, इनसे निगोशिएट करो, उनको लाकर रीसेटल करो। वो 2 साल आपने वो पॉलिसी चलाई, पहले 1.5-2 साल आपने सीज़ फायर भी कर लिया, उनको रीसेटल करने की कोशिश भी की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी किए, उनके जो जहादी आपने पकड़े हुए थे या जो उनके कमांडर आपने पकड़े थे उनको रिलीज़ भी किया। फिर आपने पॉलिसी चेंज कर ली। आप सेकंड पॉलिसी है कि नहीं, इनसे तो बात ही नहीं करनी, ठीक है, अब हम इनसे जंग करेंगे। ठीक है, वो जंग पे भी आपने अब उससे शिफ्ट करके अब वहाँ चले गए, बिल्कुल। अब वो पॉलिसी आपकी एक्सट्रीम्स पे, एक एक्सट्रीम से उठे, आप दूसरे एक्सट्रीम पे चले गए। अब बीच में कोई रास्ता आप नहीं निकाल पा रहे अभी तक। आप अफगान गवर्नमेंट से बात नहीं कर पा रहे, उनको इस बात पे माइल नहीं कर पा रहे। आपकी अपनी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए थी कि आप अगेन यू शुड हैव बीन एबल टू, यू नो, कन्विंस द तालिबान गवर्नमेंट सिटिंग इन काबुल टू टेक सम एक्शंस अगेंस्ट इट, एंड यू हैव नॉट बीन एबल टू डू इट। आप वही पॉलिटिकल स्टंट्स कर रहे हैं, अफगानियों को निकाल दो, ये कर दो, बॉर्डर रिएक्शन, आप अगेन रिएक्शनरी हो रहे हैं। जिस दिन अटैक होता है, जब कोई बड़ा अटैक होता है हमारी किसी चेक पोस्ट के ऊपर, किसी और जगह पे, या किसी कंटोनमेंट के अंदर, हम रिएक्शनरी 3 स्टेटमेंट्स आती हैं, आप अफगानी निकालना शुरू कर देते हैं, ठीक है, या कुछ और होता है, आप एयर स्ट्राइक्स करना शुरू कर देते हैं। आप यू डोंट हैव अ सिंगल, यू नो, परमानेंट काइंड ऑफ अ, यू नो, फॉरेन पॉलिसी दैट एग्जिस्ट, या पॉलिसी दैट एग्जिस्ट जिस पे आप बेसिकली चलें और वो निकालें। आइडियोलॉजिकल मसला है, लेकिन आइडियोलॉजिकल इशू वो भी सॉल्व किया जा सकता है। अगेन, तालिबान की जो आइडियोलॉजी है या जिस तरह की उनकी सोच है, आपको क्या लगता है कि आपकी पश्तून बेल्ट या आपके जो ये इलाके हैं जो कि आपके ट्राइबल एरियाज हैं, ये बड़े लिबरल हैं? दे आर वेरी कंजर्वेटिव एरियाज। आप पेंट शर्ट, आप इस कपड़ों में जाके दिखाएं वहाँ पे, लोग आपको कैसे देखेंगे?
वहाँ पे जो चीज़ें हैं ऑन ग्राउंड देर वेरी डिफरेंट। वो एक पश्तून वाली कोड है, चीज़ें हैं उनकी अपनी, एंड देर वेरी कंजर्वेटिव एरियाज। वी शुड एक्चुअली, हमें उनकी ग्राउंड रियलिटी को समझने की ज़रूरत है। वो कोई इस्लामाबाद लाहौर नहीं है, ठीक है। तो वो जो आप कहते हैं ना कि वो आइडियोलॉजी जो है वो बाहर से आएगी, वो पहले भी एग्जिस्ट करती है। उधर से उनको टेम डाउन करने की ज़रूरत है, इधर से अपनी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन ये नहीं है कि हम ये समझें कि जी ये जंग ही होगी, यहाँ पे हथियार का इस्तेमाल ही होगा। हथियार का इस्तेमाल आपने करके देख लिया, ये सोल्यूशन नहीं है। लेकिन क्यों है कि हमारी हिस्ट्री में हमेशा हम इस जगह फंस जाते हैं। अफगानिस्तान की हम बात करें, चलें लोकल फॉल्ट लाइन की मैं आपसे बात करता हूँ, बलूचिस्तान है। क्यों है कि हम नेगोशिएशन कोशिश करते हैं, कभी भी ना हमें, चलें अफगान तो मुश्किल है ना, वो दे आर स्टिल अनदर फॉरेन एंटिटी। बेशक वो हमसे बड़े क्लोज रहे हैं और हमारी रिलेशनशिप उनके साथ रही है, लेकिन दे आर टू डिफरेंट कंट्रीज, टू डिफरेंट कल्चर्स। भाई बलोच हमारे लोग हैं, 80 साल से हम एग्जिस्ट करते हैं, 80 साल से हम उनके साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करते हैं, हम उनके सरदारों से बात करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कुछ साल इस तरह की कुछ बातें चलती हैं, फिर हम जाते हैं वापस गन्स ब्लेजिंग। अब ये एक वजह इसकी ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको और कोई तरीका नहीं आता, मतलब इट्स गुड एट वन थिंग एंड सो इट गोज़ बैक टू इट्स कोर स्ट्रेंथ। या ये चीज़ ऐसी है कि जो दूसरी पार्टी है वो भी ऑन द टेबल आना नहीं जा रही। नहीं, ये बात आई डोंट थिंक सो। अगर अब सिर्फ बलोचों की बात करें तो ऐसे नहीं है कि दे डोंट वांट टू कम ऑन द टेबल, दे हैव ऑलवेज ट्राइड टू। आप 1900 यानी कि फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बलोच इंसर्जेंसी 60 से शुरू करते हैं, उनके नवाबों ने आए हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है, उन्होंने बात करने की कोशिश की है, आपने उनको धोखे दिए हैं। बहुत से नवाब पहाड़ों से उतर के आए आपसे गुफ्तगू करने, आपने अरेस्ट कर लिए, आपने उनको जेलों में डाल दिया। अब रिसेंट आपकी इंसर्जेंसी जो है, किस चीज़ की इंसर्जेंसी, आप कहाँ से शुरू हुई थी? जो रिसेंट इंसर्जेंसी अभी जो आग बलूचिस्तान में लगी है, कहाँ से शुरू हुई थी? बुगटी के नवाब अकबर बुगटी को मारने से। या कोई अक्लमंद इंसान ये बात सोचे, नवाब अकबर बुगटी इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर रह चुका है, गवर्नर बलूचिस्तान, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, आई थिंक चीफ मिनिस्टर भी रहा हुआ है बलूचिस्तान का, नवाब अकबर बुगटी, इतना स्ट्रॉन्ग नवाब, वोटेड फॉर पाकिस्तान। जब जिना गए थे, वोटेड फॉर पाकिस्तान, स्टूड विद पाकिस्तान। उस बंदे को आपने सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट में मार दिया कि उसने एक खातून के लिए वो खड़ा हुआ। उसने कहा कि हमारा बलोच कल्चर है, हमारी खातून यहाँ पे बाहर की हमारी मेहमान आई थी, वो रेप हुई थी और आपके लोगों ने की है। तो उसको वापस, उस बंदे का हम हिसाब करेंगे, हम अपना जुडिशल प्रोसेस से अपना हिसाब करेंगे। इधर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था नवाब अकबर बुगटी के साथ, इतना बड़ा नवाब वहाँ का, और आपने सिर्फ इस बात पे आपने उससे निगोशिएट नहीं किया, आपने उसको जाके स्ट्राइक किया। यहाँ पे बैठे हुए वर्दी में जरनैल साहब जो थे हमारे इन पावर, उन्होंने कहा था मैं तुम्हें वहाँ से हिट करूँगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा, आपको याद होगा, ऐसे बोला था उन्होंने। अब ये वो कौन है? वो उनका लीडर है जिनको आप ये बात कह रहे हो कि मैं तुम्हें वहाँ से हिट करूँगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे आप, यू कैन नॉट बिल्ड अ नेशन लाइक दिस। आप लोगों को ताकत के ज़रिए अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बना सकते, ठीक है। इस वक्त करंटली आप देखें तो वहाँ पे आप हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर। सारा का सारा कब्जा, वहाँ पे जो टर्म यूज़ होती है ना, आई डोंट वांट टू यूज़ इट लाइक इन, बट वहाँ पे टर्म यूज़ होती है पाकिस्तान प्रॉपर, कि पाकिस्तान प्रॉपर जो है ना, जिसको पंजाब सिंध ये हैं, ये लोग हैं पाकिस्तान प्रॉपर, इस्लामाबाद वाले पाकिस्तान प्रॉपर हैं, जो कि बेसिकली पाकिस्तान के होने से, रियासत पाकिस्तान के होने से फ़ायदा उठा रहे हैं। बलूचिस्तान रियासत पाकिस्तान का हिस्सा होने से बलोच लोग, आम बलोची इंसान, उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा। जब तक आम बलोची इंसान को पाकिस्तानी रियासत का हिस्सा होने से, पाकिस्तानी होने से फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब तक वो आपके साइड पे नहीं आएगा। आप बंदूक की ज़ोर पे या बंदूक की ताकत पे उनको अपने साथ नहीं ला सकते। इस वक्त अगर आप देखें जो हालात हैं बलूचिस्तान के अंदर, आपको अब नवाब नहीं मिल रहा। आप पहले कहते कि जी नवाबों का मसला है बलूचिस्तान। क्यों नवाबों का मसला है? नवाबों का मसला इसलिए कि आपने हमेशा नवाबों से बात की, आपने लोगों से बात तो की ही नहीं। आप हमेशा नवाबों को अपने साथ रखते थे, उनको करप्ट करने के पैसा देने की कोशिश करते थे और उनके ज़रिए रूल करने की कोशिश करते थे कि इनके ज़रिए हम करेंगे। वो नवाब आपसे करते 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 कि आपकी उन नवाबों के लिए भी आपका जो बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी थी वो कम होती गई। कोई एक नवाब ने कुछ बात पे डिसएग्री किया, इसको निकाल दो, दूसरा पकड़ लो, उसने डिसएग्री किया, उसको निकाल दो, इसको पकड़ लो, तीसरा डिसएग्री किया, उसको निकाल दो। अब आपके पास बचा क्या है? आप सोचो कि सरफराज बुगटी जैसे लोग हैं आपके पास, दैट्स व्हाट यू हैव टू रूल। आपके पास लोग हैं जो रूल कर रहे हैं बलूचिस्तान को। अगर आप, अच्छा अब दूसरा आर्गुमेंट ये करते हैं कि हमने तो नहीं, या बलूचिस्तान में इलेक्शन कहाँ होते हैं? वही लोग हैं
जो पावर में आते हैं वही पीपल पार्टी मिल जाते हैं, वही बाप में चल जाते हैं, वही नून लीग की गवर्नमेंट होती है। जिस दिन नून लीग का आपके साथ फॉल आउट होता है, सबसे पहले गवर्नमेंट गिरती है, बलूचिस्तान की गिरती है। क्यों गिरती है? वो नून लीग की गवर्नमेंट तो होती नहीं है, वो आपकी बना के दी गई गवर्नमेंट होती है जो आप बना के देते हैं वहाँ पे। और अब तो हालात, अगेन वही बात की, अब तो हालात वहाँ तक पहुँच चुके हैं कि आपके पास तो अब नवाब नहीं बचे जो आपको सपोर्ट करें। शायद इस हफ्ते न्यूज़ में ये भी चल रहा था, बलूचिस्तान और ओपीएम ट्रेड की वापस बात हो रही थी। ऑब्वियसली एक बड़ी मशहूर बात है कि बलूचिस्तान की इस बार दी ओपीएम ग्रोज और ये है और वो है। तो वॉक मी थ्रू जो इस सॉर्ट ऑफ ट्रेड है, इसमें कितनी कुछ सच्चाई है? क्योंकि देखें बहुत सारी आपकी कॉन्वर्सेशन होती है पाकिस्तान की, हमने तो पहले भी की हुई है आपके साथ बहुत दफ़ा, ऑफ द ड्रग ट्रेड, अफगान्स पाकिस्तानीज इस्टेब्लिशमेंट, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं। बलूचिस्तान में ओपीएम का क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है और इसमें कितना एक्चुअल पैसा है, और वो पैसा स्टेट एक्टर्स कमा रहे हैं, स्मगलर्स कमा रहे हैं, बलोच लोग कमा रहे हैं, और ये कितना बड़ा इशू है क्यों? अच्छा, ओपीएम ट्रेड जो है, ओके, सो ट्रेड इटसेल्फ एग्जिस्टेड ऑलवेज, क्योंकि अगेन रास्ता तो यही था ना, यही था। अफगानिस्तान में बहुत सी ओपीएम, वो पॉपी उगाई जाती थी अफगानिस्तान, वो पॉपी कैपिटल था दुनिया का, वहाँ से उगाई जाती थी और दुनिया में जाती इसी जगह से थी। यही रास्ते हैं। और वही अगेन मिलिटेंट्स, वो जो गैंग्स हैं या कार्टल्स हैं, दे हैव ऑलवेज हैड कंट्रोल ओवर यू नो दीज राउट्स। और वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के रूट भी वही हैं, इसके ट्रेड के रूट भी वही उसी तरह के थे जहाँ से ये हुआ करती थी हमेशा ट्रेडिशनली। अब क्या फ़र्क आया है? अब फ़र्क ये आया है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में पॉपी कल्टीवेशन पे पाबंदी लगा दी है। ठीक है, पॉपी कल्टीवेशन में पाबंदी लगाने की वजह से वहाँ की ड्रास्टिकली जो पॉपी कल्टीवेशन है वो बहुत हद तक कम हो गई है। ठीक है, और वो जो पॉपी कल्टीवेटर्स वहाँ के थे, दे हैव कम इनटू पाकिस्तान। और यहाँ पे क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त लॉलेसनेस की एक सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, तो दे हैव स्टार्टेड डूइंग पॉपी कल्टीवेशन इन बलूचिस्तान, एंड दैट हैज़ बिकम द न्यू थिंग नाउ इन द पास्ट 2-3 years। और जहाँ से पैसा वहाँ से ये अब जो चीज़ है, ये नई चीज़ जो हो रही है वो है। अब ऑन टॉप ऑफ इट हमारी इंसर्जेंसी भी बलूचिस्तान के अंदर, और जो हालात बलूचिस्तान के अंदर हैं वो इन्हीं सालों के अंदर साथ साथ बहुत ज़्यादा ख़राब से ख़राबतर होते जा रहे हैं। विच मीन्स देयर इज़ मोर लॉलेसनेस, विच मीन्स देयर इज़ मोर स्पेस फॉर यू नो दीज नार्को पीपल टू ऑपरेट इन, एंड दे आर टेकिंग फुल बेनिफिट आउट ऑफ इट। और उसमें फिर ये है कि अगेन जो 2-3 जगह पे हो रही है, गुलिस्तान के इलाके में की जा रही है, लोरा लई के इलाके में की जा रही है, जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक वहाँ पे कोई कम से कम कोई 20,000 एकड़ के ज़मीन के करीब कोई कल्टीवेशन ऑन, जो इनके पास प्रूफ्स एग्जिस्ट करते हैं सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू, वो इतनी कोई है इनके पास, वहाँ से हो रही है। और ये मेजॉरिटी जो हो रही है वो सारे अफगान ही रहे हैं यहाँ पे आके, जो वहाँ से छोड़ के यहाँ आके कर रहे हैं। मुझे जो बात समझ नहीं आती, आंसर इसका प्रॉब्ली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि करप्शन है, लेकिन चलें मैं पूछूं फिर भी, टेररिज्म पे हमारा बड़ा क्रैकडाउन रहा है बहुत दफ़ा, नार्को टेररिज्म पे तो मैंने कभी नहीं देखा क्रैकडाउन, या ना इतना कुछ सुना है। और ये एक बहुत बड़ा, मतलब देखिए आप, हमने आपके साथ इतनी डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस किए अफगानिस्तान पे, रूट मॉनिटरी जो कॉज है, एज इन जहाँ से वो पैसा बना रहे हैं ये सब करने का, इज ड्रग्स। पाकिस्तान में क्लियरली आपने अभी बात बता दी, सबको पता है कि ये हाईवेज हैं, यार बच्चे को पता है, ठीक है, हमें पता है कि ये पैसे इससे बनाते हैं, उससे वो हथियार खरीदते हैं जिससे वो आपसे जंग लड़ते हैं। हम ये ओपीएम की ट्रेड या नार्को ट्रेड ख़त्म क्यों नहीं कर देते? नार्को जहाँ आता है ना वहाँ बहुत पैसा होता है। नार्को इज लॉट ऑफ मनी, इट मीन्स अ लॉट ऑफ मनी। व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ मनी देन देयर इज करप्शन। ये अब जो अभी लोकल कल्टीवेशन भी बलूचिस्तान में हो रही है ना, इट्स हैपनिंग विद यू नो उनके सरपरस्ती से, जो कि लोकल आपकी वहाँ की कम्युनिटी तो अपनी जगह पे है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसके, और वहाँ की जो लोकल आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके भी साथ मिलके हो रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगेन पैसा, सबसे फर्स्टली सबसे बड़ी चीज़ पैसा। सेकेंडली जो आप ट्रेड की बात कर रहे हैं, उसको रोकने की बात कर रहे हैं, देखें इंसर्जेंसी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तालिबान ने खुद भी हत्ता के पाबंदी लगा दी अफगानिस्तान में पावर में आने के बाद, लेकिन तालिबान ने बहुत अरसा नार्को ट्रेड को यूज़ किया है खुद वेपन खरीदने के लिए,
खुद अपने आप को फाइनेंस करने के लिए। आपने जिस तरह बात बताई थी, मुल्ला उमर ने कहा था कि हम नहीं, लेकिन बाकियों को बेचेंगे दुनिया को, ये वो। हाँ, तो वो उसके बाद उन्होंने खुद फाइनेंस किया है, लेकिन फिर उन्होंने पहले 90s में पाबंदी भी लगाई थी, फिर अब उन्होंने अब भी पाबंदी लगाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि इंसर्जेंसी एग्जिस्ट करती है और बहुत ह्यूज लेवल पे इंसर्जेंसी एग्जिस्ट करती है बलूचिस्तान के अंदर, लॉलेसनेस है, तो अब ये बेसिकली किसके लिए फ़ायदेमंद है? इंसर्जेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। उनके लिए तो मोर narco happens, like trade या फिर cultivation, या more money comes in, you're able to fight better. As simple as that. So why doesn't the establishment of Pakistan go into those areas? देखिए, अगर आप अभी तो अगर आप honestly मैं बात बताऊं, अगर आप ऑन ग्राउंड इस वक्त बलूचिस्तान की बात करें ना, तो ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी बात होगी। अभी तो वहाँ पे और बड़ी चीज़ों के लारे पड़े हुए हैं आपको। टू ट्रेवल विद इन बलूचिस्तान हैज़ बिकम अ नाइटमेयर नाउ फॉर फॉर आवर ओन पीपल एस्टैब्लिशमेंट। आपको कॉप्टर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, चीज़ें यूज़ करनी पड़ी हैं। द इंसर्जेंसी इज़ ऑन अ वेरी ह्यूज स्केल। हमें यहाँ पे चीज़ें समझ नहीं आती, नज़र नहीं आती। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि देखिए, आप सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, लेकिन आप मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, अगेन वहाँ पे अगर आप बटवा उनका बढ़ने देंगे, एज इन मैं बात कर रहा हूँ प्योरली फ्रॉम अ गेमिफिकेशन स्टैंड पॉइंट, ठीक है। मैं कौन सा कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन फ्रॉम अ इस्टेब्लिशमेंट स्टैंड पॉइंट आप सोच रहे हो कि गेम कर चेस खेलता हूँ ना मैं इधर। अगर ओपियम ट्रेड बढ़ता रहा बलूचिस्तान में, पैसा शूट अप करेगा, इंसर्जेंसी शूट अप करेगी, आउट ऑफ योर कंट्रोल हो जाएगी इंसर्जेंसी। सो ये चीज़ वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे कि आई थिंक कैलकुलेट कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे। दे आर नॉट, यू कैन से इट्स अ वेरी सीरियस स्टेट। पाकिस्तान itself is a very serious state, and people who are running it are very serious people as well. They do miscalculations, and there has been problems with what they have done, but at the same time they know and they understand problems and situations. I think it's a relatively new phenomena abhi ke liye. It has just been there for the past 2 years, especially the cultivation one, and I think there is going to be a huge Pakistan is going to take it seriously. But for now, abhi ye ho raha hai ki on ground there is a lot of corruption. There are a lot of people who are involved in it. We need to again look at our own, जहाँ पे हमारी तरफ से कहाँ से मसले मसाइल किए जा रहे हैं। हमारे बहुत से ऐसे अदारे वहाँ पे ऑपरेट करते हैं जो कि इन चीज़ों से फ़ायदा उठाते हैं, and they shouldn't be doing it. Are there military officials, to your knowledge, who do you think could also be on the corruption sort of ladder? क्योंकि वही वाली बात है ना, you are talking about अब यहाँ पे हम बैठे देखें, करप्शन हर जगह पे होती है। अब कोई इंसान पाक नहीं है, कोई आई डोंट थिंक नॉट इवन एनी इंस्टीट्यूशन इज फ्री ऑफ इट। मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट करते हैं हर इंस्टीट्यूशन के अंदर। फौजियों में ज़्यादा बेहतर एग्जिस्ट करते हैं करप्शन के खिलाफ, स्पेशली जब ऑन सर्विस कोई फौजी कुछ करे तो उसके मैकेनिज्म ज़्यादा बेहतर हैं बाकी इदारों से। लेकिन ये नहीं है कि हर चीज़ पाक साफ है, वहाँ हो रही है चीज़ें, और कहीं ना कहीं सरपरस्ती एग्जिस्ट करती है। वही जो ईरानियन तेल की स्मगलिंग होती थी, वो भी हमें पता है कि किस तरह की कहाँ से की जाती है। ईरानियन सामान जो आता है उसकी स्मगलिंग कैसे होती है, उसी तरह इसकी स्मगलिंग, इसका जो मूवमेंट है वो भी सरपरस्ती से ही होती है चीज़ों की, क्योंकि अगेन पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, लोकल लेवल पे होती है। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे चीज़ें नहीं होती, चीज़ों को लोकल लेवल पे मैनेज किया जाता है। ऑफिशियल्स को, एडमिनिस्ट्रेशन को, लॉ इन्फोर्समेंट के लोगों को। लॉ इन्फोर्समेंट का सिर्फ मतलब फ़ौज नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब वहाँ पे 3-4 टीयर्स हैं। वहाँ पे पुलिस है, लीवीज़ है, फिर FC है, फिर फौज आर्मी है। तो उसमें बहुत सी चीज़ें बहुत से और लोगों के पास हैं, यानी कि इस तरह नहीं, इस तरह हमारे पास जहाँ पे सिर्फ पुलिस ही है। यानी कि शहर का जो इलाका, शहरी इलाका होता है, वो पुलिस के पास होता है। बलूचिस्तान में जो शहर से 4 से 5 किलोमीटर दूर इलाके हैं, उसके बाद लीवीज़ आती है, फिर हाईवेज कंट्रोल करती है FC, फिर फौज बैठी है फॉर लॉ एंड ऑर्डर। तो इस तरह 3-4 डिफरेंट चीज़ें। अब वो दे आर एबल टू मेक अ सिस्टम। वो वहीं पे उसमें भी था जो कि ईरानियन तेल की स्मगलिंग थी, उसमें भी उन्होंने लोकली एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले तो हमेशा यही होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करप्ट की जाती है, फिर लॉ इन्फोर्समेंट की जाती है, फिर तीसरा भाई लोगों पे चीज़ें आती हैं। तो हाँ, ये बेसिकली जो फिनोमेना है इस तरह है। अच्छा, आई वांट टू, अब हम एक चौथे टॉपिक में जाएंगे। ऐसे में आपने बड़ी इंटरेस्टिंग काम किए अभी रिसेंटली, और ये मुश्किल टॉपिक है। आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई रिसेंटली, और आई गेस दिस टाइज इनटू द अफगान प्रॉब्लम, जो मदरसा इशू है। वॉक मी थ्रू लिटिल बिट अबाउट द sort of culture that you were exposing. Obviously we all have an idea of it. I think Pakistan mein this is not a
the first time we're hearing of it, but it's something that is not cracked down upon for various reasons. आपने भी बात की, there is a very strong culture here. There is a very strong, they are very powerful people जिनकी आप बात करना चाह रहे थे. तो walk us through a little bit about that documentary and what you learned from it. So I did a documentary recently, like it was podcasted I think 2-3 months ago. It's about child abuse in madrasas in Pakistan. It is an issue that exists in the country. It's an open secret. Everyone knows about it. It is reported in our press everywhere, but not a lot has been done on it. अगर मैं सोचूं, जो मेरी सोच थी सो करने की, वो ज़्यादा यही थी कि देयर इज़ नथिंग दैट हैज़ बीन डन ऑन इट ऑन टीवी और फॉर दिस मीडियम दैट एग्जिस्ट एंड इट नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट. एंड द आइडिया दैट वॉज बिहाइंड इट वॉज नॉट टू बी टॉकिंग, इसके बारे में ऐसे बात ना की जाए कि कोई बाहर से आके इसके बारे में बात करे. हम जो कि इस माशरे का हिस्सा लोग हैं, यहीं से इस इशू के बारे में बात कर सकें. इट्स अ सुपर सेंसिटिव इशू. देयर इज़ एन इंस्टीट्यूशन दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन इट, which is an institution that's highly respected in Pakistan, which are the madrasas, which are Islamic schools. Of course. And biggest form of education. Biggest form of education. And on top of it, we are a Muslim country. हम मुसलमान हैं सब के सब. और इससे बहुत बड़ा एक बहुत बुरा नाम मज़हब पे भी आता है इस तरह के केसेस रिपोर्ट होने की वजह से. तो that was the thought process behind it, that we need to talk about it and we need to actually tell people that it's not because of religion, because it's not the only place that it happens in. पाकिस्तान में सिर्फ मदरसों में ये चीज़ें नहीं हो रही. यूरोप में जाएं तो वहाँ पे चर्चेज में भी हो रही हैं चीज़ें. ये मसला है क्या? हाँ, ये मसला है क्या? ये मसला है इम्प्यूनिटी का. जहाँ पे हम मज़हब को इम्प्यूनिटी दे देते हैं और मज़हब पढ़ाने वाले लोगों को या मदरसा में जो कि हमारे मौलवी हज़रात हैं उनको इम्प्यूनिटी देते हैं कि जी ये तो क्योंकि ये कुरान पढ़ाता है तो ये बंदा तो वैसे ही पाक साफ है. तो वो मसला वहाँ से शुरू होता है बेसिकली. लेकिन शायद कैन यू रिफॉर्म रिलीजियस एजुकेशन पाकिस्तान में विदाउट अ कल्चरल वॉर? बिकॉज ये एक बड़ा, देखिए हमारा मदरसा कल्चर या हमारा रिलीजियस एजुकेशन कल्चर इज़ टाइड इनटू जो हमारी सारी इससे पहले पॉडकास्ट हुई हैं, एज इन द अफगान वॉर, जिहाद, 9/11. देयर इज़ सो मच बैगेज ऑलरेडी इसके अंदर. अब इसको रिफॉर्म करना, जहाँ हमारा स्टेट खुद आज कंफ्यूज्ड है कि जिस तरह आपने बात की, इन अफगानिस्तान इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड टू इस्लाम इन पाकिस्तान इन द लास्ट 40 years, राइट? सो इसको रिफॉर्म कैसे किया जाए, या कर भी सकते हैं? अगेन कर सकते हैं, ना कर सकते हैं. आई थिंक कर सकते हैं, एंड आई थिंक कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है. इसको करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है. वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन. The main thing is that, the main line is that we need to protect our children. And we need to protect them in places like this, the most vulnerable ones. Why the most vulnerable ones? Because these are the ones who come from the poorest backgrounds, who have no social support. इनके माँ बाप के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि ये इनको खाना खिला सकें. मेजॉरिटी ऑफ ये बच्चे जो कि मदरसों में जाते हैं और बोर्ड करते हैं वहाँ पे इसलिए करते हैं कि इतने लोग गरीब होते हैं कि वो कहते हैं कि हमारे 5 बच्चे तो हम 2 यहाँ डाल देते हैं, यहाँ पे खाना मिलेगा, रहना मिलेगा. और इनको ऊपर से सबसे बड़ी चीज़ उन लोगों के जहन में क्या होती है कि इनको इस्लामी तालीम मिलेगी. अब इस सेंटीमेंट के साथ इफ़ द कंट्री, अगर आपके माशरे में इस सेंटीमेंट के साथ खेला जा रहा है तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है. और इसको ज़रूरत है इस पे काम करने की. और अब हम इस पॉइंट पे आते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. हम सब कुछ कर सकते हैं, ये नहीं कि हम नहीं कर सकते. इट्स अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट इंटरनली इन आवर ओन सिस्टम्स. अपने रैंक्स के अंदर हम सबसे पहले पॉलिटिकली बैक करना बंद करें, ठीक है? और सबसे पहले, इससे ही पहले हम रियासत पाकिस्तान मज़हब को इस्तेमाल करना बंद करें और मजहबी पार्टीज़ को और मजहबी जमातों को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करना बंद करें, ठीक है? अब आप समझते होंगे हम किस जमातों की बात कर रहे हैं. हमारे यहाँ हर जगह पे एक ऐसी जमात एग्जिस्ट करती है जिनको हमारी रियासत इस्तेमाल करती है हर डिफरेंट मौक़ों के ऊपर. कभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, कभी इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, कभी मार्चेस किए जाते हैं, कभी कुछ और चीज़ें की जाती हैं. और पहली बात तो ये. दूसरी बात ये, मदरसों की ज़रूरत क्यों है और मदरसों में बच्चे क्यों पढ़ने जाते हैं? क्योंकि हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम फेल कर चुका हुआ है. ये रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर एक बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दे, उसको खाने के लिए
खाना दे, पहनने के लिए कपड़े दे, रहने के लिए छत दे। ये फेल हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हमारी रियासत बुनियादी हकूक जो हैं अपने लोगों के वो पूरे नहीं कर पा रही। मदरसा रिफॉर्म करना ना करना एक अलग बात है, या उसके प्रेशर्स अलग हैं। आप ये चीज़ें इस तरह भी ख़त्म कर सकते हैं, इनकी नीड ख़त्म करके। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि मदरसा बुरा है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा मदरसा ये दे नीड टू एग्जिस्ट, यू नो, मजहबी चीज़ें होती हैं, हर जगह पे उनकी ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं है कि वो माशरा उन पे रिलाई करना शुरू करते हैं अपनी बेसिक यू नो एजुकेशन के लिए, और उन पे और फिर क्या हो, और फिर वो इतने ताकतवर बन जाएं सियासी बैकिंग की वजह से कि उन पे कोई हाथ ही ना डाल सके। कि अब मैंने फॉर एग्जांपल जब मैंने डॉक्यूमेंट्री की तो मैंने एक बच्चे को फॉलो किया उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, और मुझे समझ आई कि कोई बंदा जो कि खड़ा होता है किसी बच्चे के साथ हो जाए, और उसकी फैमिली जब खड़ी होती है टू टॉक अबाउट दिस इशू या कोर्ट में जाती है, इट बिकम्स अ लिविंग नाइटमेयर फॉर देम। पूरे इलाके की, जिस इलाके से वो लोग आते हैं, पूरे इलाके की सबसे पहले तो वहाँ की जो मजहबी लीडरशिप है वो लोगों के खिलाफ डरने की कर जाती है। माशरे में उनकी शेम हो जाती है, थूथ होना शुरू हो जाती है कि इनके बच्चे के साथ तो ये हो गया, हत्ता कि कुछ ज्यादती उनके साथ हुई है, माशरा उनको बुरा कह रहा है। पूरी रिलीजियस क्लर्जी उनके खिलाफ आ गई है। पुलिस सिस्टम वैसे ही सपोर्ट करता है हमारी मजहबी तंजीमों को, क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं इनसे कि इनके पास ताकत ज़्यादा है। ठीक है, फिर हर बंदा रियासती इदारों से लेके, पुलिस से लेके, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, पॉलिटिशियन से लेके कहता है सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो। और 90% केसेस में क्या होता है, ये लोग सुलह कर लेते हैं। और सुलह करने का मतलब क्या है कि वो इंसान जिसने मदरसे के अंदर इतनी सेक्रेट जगह के अंदर एक बच्चे के साथ ज्यादती की है, वो वापस जाके उसी जगह पे वापस बैठ जाता है, और बच्चे उसके सामने एक्सपोज हो रहे होते हैं, और उन्हीं बच्चों के दरम्यान में वो बैठा है। जब एक दफ़ा वो करके बच गया है, और एक दफ़ा करके चलो किसी को पता नहीं चला, फिर बच गया, एक दफ़ा करके लोगों को पता चल चुका है और वो बच भी चुका है, और फिर वो उस जगह पे जाके करेगा, तो आप देखें ना कितनी इम्प्यूनिटी है उसके पास, क्या कर सकता है, यानी क्या और कर सकता है वो। और जिस तरह आपने पहले भी कहा था ना, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद ऑल रिलीजियस इम्प्यूनिटी जो दुनिया में हम देखते हैं, इट्स वेरी फेमसली कवर्ड। यहाँ पे तो बहुत कम, आप पहली दफ़ा इस तरह टेलीविज़न पे आया है, लेकिन ऑब्वियसली इन द वेस्ट फॉर अदर रिलीजन्स बहुत वाइडली कवर्ड है। इशू वही आ जाता है ना कि इट सीम्स टू बी ए रिपीट इशू, और ये आपने जिस तरह कहा दीन के लिए भी बुरा है, सब के लिए भी बुरा है, तो नहीं, इट्स वेरी गुड कि आपने ऐसी चीज़ कवर की है। इट्स इम्पोर्टेंट टू पुट दीज थिंग्स टू लाइट, एंड आपको आई एम श्योर पता होगा कितना ख़तरा होता है ऐसी चीज़ें करते हुए। तो वी रिस्पेक्ट जर्नलिस्ट लाइक यू जो यू नो पुट देयर लाइव्स ऑन द लाइन फॉर द राइट थिंग्स। खैर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा और आपको मज़ीद तंग नहीं करूँगा। पाकिस्तान अभी एक इतनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में है कि इससे पहले जब आप आए ना तो हमेशा हमें पता था कि यार बुरे हालात हैं। ये पहली दफ़ा मैंने ऐसा देखा है पाकिस्तान कि एक तबके को लगता है कि बहुत बुरे हालात हैं, दूसरे को लगता है कि अभी तो लॉटरी लगने वाली है हमारी। कौन से कैंप में आप? मैं तो बुरे हालात वाले कैंप में हूँ। लॉटरी इस माशरे में देखें, पाकिस्तान में मसला क्या है, पाकिस्तान में मसला जो मुझे समझ आया बुनियादी तौर पर मसला वो है जो लोग रियासत के साथ हैं ना, उनकी लॉटरी लगी हुई है हमेशा। उनकी लॉटरी कैसे लगी हुई है? आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा लॉटरी किसकी लगी हुई है? ब्यूरोक्रेट की, उसकी हर चीज़ कवर्ड है। फिर किसकी लगी हुई है? सियासतदान की। फिर किसकी लगी हुई है? और अदारों की। ठीक है, ऑन टॉप ऑफ इट उन लोगों की जिन्होंने अपने मफादात, बिजनेसमैन जिन्होंने अपने मफादात रियासत के मफादात के साथ या रियासत के मफादात इतने मैनिपुलेट करके अपने मफादात के साथ लाइन कर लिए हैं। और यही इस मुल्क का बुनियादी मसला है। जब तक लॉटरी अवाम की नहीं लगेगी ना, तब तक इसके हालात ऐसे ही रहेंगे, ये बेहतर नहीं हो सकता। और नो ट्वीट फ्रॉम नो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज गोइंग टू चेंज दैट, इज गोइंग टू चेंज दैट। ये कॉस्मेटिक चीज़ें हैं, वेरी कॉस्मेटिक थिंग्स। जब तक स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। दैट्स वेरी ट्रू। आई थिंक दैट्स फेयर एंड दैट्स अ गुड प्लेस टू लीव इट। थैंक यू एज ऑलवेज यार, आप हमें टाइम दिया और आपको वापस थैंक यू फॉर हैविंग मी यार। नहीं ऑलवेज यार। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इफ यू एंजॉयड आवर कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट।